नमस्कार। कास्टिंग काउच के काले सच के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कास्टिंग काउच के मामलों से भरी फिल्म इंडस्ट्री का काला सच क्या है, एक कोई नहीं जानता। हम लोग मीडिया में आने वाली खबरों से केवल मामले का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन हकीकत उससे भी भयानक होती है, बदतर होती है। हाल में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काले चेहरे को बयान करती जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई है। इस रिपोर्ट में सैकड़ों महिला कर्मियों से बात की गई है, जिन्होंने इसे बताया कि कैसे वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए यौन उत्पीड़न झेल रही हैं। वैसे तो ये रिपोर्ट 5 साल पहले ही केरल सरकार के पास पहुंच गई थी, लेकिन इसे अब सार्वजनिक किया गया है। दरअसल साल 2017 में 14 फरवरी को मलयालम फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री अपनी कार से कोच्चि जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें अगवा कर लिया गया। फिर उन्हीं की कार में यौन शोषण किया गया। जानकारी जब अखबारों में आई, खबरों में आई, तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने तो उस समय आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इस घटना ने तमाम हीरोइनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। आंदोलन तेज होता गया। जब दबाव सरकार पर पड़ा तो मजबूर होकर वारदात के 5 महीने बाद जुलाई 2017 में केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई। इसी कमेटी को जो टास्क दिया गया, उसमें पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों, सहयोगियों और स्टाफ की सेवा शर्तें, काम के बदले समुचित मेहनताना, शूटिंग स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम आदि को लेकर रिपोर्ट देना था। 2019 के आखिर में अपनी रिपोर्ट ले जाकर सीएम विजयन को दिया गया। कमेटी ने इस रिपोर्ट के साथ मामले में विस्तृत जांच के लिए न्यायाधिकरण के लिए गठन की सिफारिश भी की। हालांकि केरल सीएम ने उस पर कार्रवाई तो दूर, इस रिपोर्ट को पब्लिक भी नहीं होने दिया। विधानसभा में बताया गया कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो निजता का उल्लंघन होगा, जिसके बाद 5 आरटीआई कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों ने केरल राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया, तो उसने 6 जुलाई 2024 को आदेश दिया कि आयोग के सामने गवाही देने वालों की निजता बरकरार रखते हुए रिपोर्ट को कंट्रोल रिलीज किया जाए। कहा जा रहा है कि आरटीआई के दबाव में आकर केरल सरकार ने 295 पेजों की इस रिपोर्ट को तभी जारी किया जब वह प्रारंभिक ड्राफ्ट में से 60 के आसपास पन्ने हटा दिए। 235 पन्ने वाली ये रिपोर्ट न केवल फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं पर बीत रही या बीती को बताती है, बल्कि पुरुषों के उस समूह के राज को भी खोलती है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस इंडस्ट्री पर उनका कब्जा है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, यह आपको जानना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं समेत 15 बड़े शॉट्स के जुड़े एक पुरुष समूह का पता चलता है जो माफियागिरी करता है। इंडस्ट्री में यही पावर ग्रुप तय करता है कि इंडस्ट्री में किसे रहना चाहिए और किसे फिल्मों में काम देना चाहिए। रिपोर्ट में इन शक्तिशाली समूह को माफिया भी बताया गया है, जो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों का कैरियर बर्बाद कर देते हैं। महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। जो भी इन लोगों द्वारा इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा लेते हैं, वही इनका शोषण करते हैं। महिलाओं से कभी कभी एडजस्ट करने को कहा जाता है, तो कभी उन्हें कंप्रोमाइज करने को। जब महिलाएं इसका विरोध करती हैं तो उन्हें टॉर्चर झेलना पड़ता है, बेसिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है और वेतन देने में भेदभाव किया जाता है। कार्यस्थल पर उनके आगे नशा करना, दुर्व्यवहार करना, घटिया कमेंट करना भी रिपोर्ट पढ़कर सामान्य बातें लगती हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में काम की जानकारी दिए बिना नग्न सीन कराने की शिकायत भी रिपोर्ट से पता चलती है। एक अन्य मामले में अभिनेत्री को एक शख्स के साथ सीन करने पर मजबूर होना पड़ा, जो पहले उसका यौन शोषण कर चुका था। अभिनेत्री के चेहरे पर असहजता दिख रही थी, लेकिन डायरेक्टर ने उससे वजह जानने की बजाय उसे सीन लेट करने के लिए फटकारा। इसके अलावा बिना कॉन्ट्रैक्ट काम करवाया जाता है। वहीं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते हैं, उसमें अक्सर वेतन से जुड़ी बातें लिखी नहीं जाती। रिपोर्ट में एक मामला पढ़ने को तब मिलता है जहां एक अभिनेत्री को 32 दिन की शूटिंग के बाद केवल 8,000 रुपए दिए जाते हैं।
दूसरे मामले में एक अभिनेत्री को 20 दिनों के काम के लिए 50,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उसे मिले महज 4,000 रुपए। सवाल उठ रहा है कि एक इंडस्ट्री में इतनी घटनाएं सामने आती हैं और कोई कुछ नहीं कैसे कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह समस्या सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, यह समस्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है और सामान्य कॉरपोरेट जगत में भी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपाली सैनी, अभिनेत्री, और हरिमोहन कौशिक, फिल्म समीक्षक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को कुछ तथ्यों से और अवगत करा देते हैं कि इस आरटीआई की तहत जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है वह महज 2 दिन पहले यानी 19 अगस्त को पब्लिश हुई है। इसको लेकर तनुश्री दत्ता, जो विख्यात अभिनेत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कहा है कि विशाखा कमेटी फेल हो चुकी है पूरी तरीके से, अब आप एक्शन करिए, सजा दीजिए। एक कमेटी गठित करते हैं, 7 साल बाद रिपोर्ट आती है, उसका कुछ लेना देना नहीं। दीपाली सैनी, पहला सवाल तो यही है कि क्या इस इंडस्ट्री में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता है? मुद्दा बेसिकली यही है कि कोई इससे बात नहीं करना चाहता हमारी इंडस्ट्री में, और सिर्फ बॉलीवुड में भी नहीं। जैसे कि अभी ये लेटेस्ट घटना जो सामने आई जो सबसे रूबरू है, और मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, स्पेशली इंडस्ट्री के लोगों को, कि अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या किसी तरह की शोषण से रिलेटेड या कोई भी चीज आपके सामने कमिटमेंट रख दी जाती है कि आपको मेरी इस कंडीशन से होकर गुजरना पड़ेगा तभी मैं आपको काम दूंगा या दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल के जेंडर को कोई वैल्यू नहीं किया जाता। इट्स इक्वली टू मेल ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो। यहाँ पे जितना मेल के साथ में फीमेल्स के साथ में कंडीशन रखी जाती है, उतना ही यहाँ मेल को भी काम करने में तकलीफें होती हैं। जहाँ तक मैं और मेरे सर्कल के लोग, हम किसी इंडस्ट्री के हैं, तो बातें सामने आ ही जाती हैं समहाउ। तो जितनी अनसेफ लड़कियां कभी कभी फील करती हैं, उतना ही अनसेफ यहाँ लड़के भी फील करते हैं। और तो मुझे क्या लगता है कि लड़कों का भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है दीपाली सैनी जी? बहुत जरूरी है, आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने कई बार वो कहते हैं ना कि मंजूरी और मजबूरी में सिर्फ एक थिन लाइन होती है। कुछ लड़कियां अपनी मजबूरी में आगे उस चीज को मंजूरी दे देती हैं जिसके लिए हमारा जमीन हमें गवाही नहीं देता। कुछ लड़कियां काम के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ घर से दूर आए हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और लाइफ में कुछ करने के जुनून में कुछ ऐसा कर जाती हैं कि वो ना इस राह पे रहती है और ना उस राह पे रहती है। मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप कह रही हैं कि ये लड़कियों का ही मामला नहीं है, लड़कों का भी यौन शोषण होता है? जी जी, ये हमारी बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा कैंप है। सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ लड़कियों को ही पॉइंट आउट नहीं करूंगी कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही इस फील्ड में मुसीबतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं या उनके सामने ही कंडीशन रखी जाती है। यहाँ पे मेल्स के साथ भी, क्योंकि मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, और वाया कभी कभी सामने चीजें आ जाती है कि अरे हमें फलाने काम का ऑफर आया था, बट उनकी कंडीशन है कि मुझे उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे उनको खुश करना पड़ेगा। तो सिर्फ लड़कियां ही नहीं, यहाँ लड़के भी उतने ही अनसेफ हैं जितनी की लड़कियां। तो आजकल ये जेंडर जो लड़कियों के लिए लागू कर दिया गया है, वो मुझे लगता है कि जितनी हम लड़कियों को अनसेफ कभी कभी फील होता है कुछ चुनिंदा लोगों से, उतना ही आई थिंक लड़कों को भी होता है। क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी जगह लोगों ने बेसिकली एक एजेंडा बना दिया है कि सिर्फ इंडस्ट्री बेसिकली देखा जाए ये हर फील्ड में होता है, और हर तरह के लोग मिलते हैं। लड़कों का बेसिकली आजकल हम देखते हैं बहुत सारे अभी आजकल गेज का, बाइसेक्सुअल्स का बहुत ज्यादा मैटर लोगों के सामने आ रहा है, तो लोगों ने ये पैशन बना लिया है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़के भी इस राह से होकर। दीपाली जी, एक सवाल और है आपसे कि आखिर वह सीमा क्या होनी चाहिए जहां आदमी को विरोध करना चाहिए? कई बार लगता है कि आपने जैसे बताया कि सहमति और मतलब मजबूरी कहाँ शुरू होती है, कहाँ मंजूरी होती है, तो इन दोनों में वो सीमा रेखा क्या होनी चाहिए आपके लिहाज से? जी
देखो इंसान के मुझे ये लगता है कि आपको आपकी आपको आपको पता खुद होना चाहिए कि आपको लाइफ में बेसिकली करना क्या है। देखो इंडस्ट्री में यहाँ पे लोग 100-200 करोड़ की फिल्में बनाने वाले लोग जो जिनको जेन्युइनली काम करना है, जिनको जेन्युइनली जनता को कुछ देना है या जनता को डिलीवर करना है, वो मुझे नहीं लगता सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के लिए अपने करोड़ों की जो सत्ता है वो दांव पे लगाएंगे। उनके लिए बहुत इजी है बाहर से अपने लिए कुछ खरीदना और अपने आप को सेटिस्फाई करना। मुझे ये लगता है कि जो ये बेसिकली जो लोग अपने काम के लिए सीरियस हैं वो अब सिर्फ अपने काम के लिए सीरियस हैं। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में, अच्छे बुरे आपको दोनों रास्ते मिलेंगे। दोनों लोग आपको मिलेंगे, choose करना ठीक है है। कि आपको कौन सी राह पे चलना है। बेसिकली कौन सी राह पे हमारे चलना सामने है? दोनों ऑफर आते हैं, मैडम मैं आपको काम दूंगा लेकिन आपको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमारा भी खुद का अपना कुछ स्टैंड होना चाहिए। यू कैन से नो, इफ यू नॉट कंफर्टेबल यू कैन से नो। इंसान को नो कहना आना चाहिए। आई थिंक सो। मुझे लगता है कि लड़कियां ना कहने में घबरा जाती हैं, शर्मा जाती हैं। उनको नहीं। लगता है कि शायद मैंने ना कह दिया तो मैं बैन हो जाऊंगी। जस्टिस हेमा की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि एक पूरा गिरोह चला रहा है और उन्होंने यह भी बताया कि लड़कियों को कोड नेम दिया जाता था। अगर उस कोड नेम को लड़की यूज करती थी तो बाकी निर्माता निर्देशक उस लड़की के साथ कंफर्टेबल होते थे, उसको काम देते थे। जिन लड़कियों के पास कोड नेम नहीं होता था उनको इस इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाता था। ये बहुत बड़ी बात कह रही है जस्टिस हेमा अपनी रिपोर्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी। हरिमोहन कौशिक जी, ये कोड नेम तो लगता है सारी जगह चल रहा होगा तब। देखिए सर, अगर मैं अपने एनालिसिस से बताऊं तो मुझे एक चीज साफ तौर पर नजर आती है इसमें जी। और वो चीज ये है कि यहाँ पैसा के साथ साथ ग्लैमर, और ग्लैमर के साथ साथ अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंस ओवर द सोसाइटी, ये तीन चीजें जुड़कर मुझे एक नेक्सस बनता हुआ नजर आ रहा है हर फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि इनका एक एक शब्द, एक एक मूव सोचकर देखिए सर, मैं इस चीज को मैं बहुत अपोज करता हूं। कई बार मीडिया भी इनको हवा में उड़ा देता है। सर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका डायपर चेंज हुआ, उसके लिए बाकायदा पूरे का पूरा एक एपिसोड बनाया गया और पूरी सीरीज चलाई गई, तो इसका मतलब वो ग्लैमर किस लेवल पर होगा। असलियत में ग्लैमर पैसा अट्रैक्ट करता है, लेकिन ग्लैमर जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसी सिचुएशन में सर डिमांड जो है वो भले सीट जो है एक्ट्रेस की वो भले ही एक है, लेकिन उस ग्लैमर की तरफ खिंचके जाने वाली कितनी लड़कियां हैं या कितने लड़के हैं ये मैटर करता है। और जब इतना सारा मतलब ह्यूमन रिसोर्स वहां पर मौजूद होगा, उसमें से एक दो चीजें हैं। टैलेंट को एक्सट्रैक्ट करना एक समथिंग डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ नेपोटिज्म भी है। मैं यहाँ जितने हीरो अगर गिनना शुरू कर दूंगा, हर कोई किसी ना किसी बड़े खानदान से है, नॉर्मल फैमिली से निकल के आने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे या साइड हीरो में तो मौजूद हैं, वरना कहीं पर वो दूर दूर तक मौजूद ही नहीं है। अगर केवल इस मुद्दे की बात करें हरिमोहन कौशिक जी, केवल इसी मुद्दे की बात करें यस सर, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। असलियत में जस्टिस हेमा ये जो कहती लोग है हैं, इसका निपटारा तभी हो सकता है जब एक न्यायाधिकरण बनाया जा सके इस इंडस्ट्री के लिए। और ऐसे ही मामलों को देखें, चूंकि विशाखा कमेटी पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गई है। कारण क्या है कि आप अगर इंटरनल इंक्वायरी करवाएंगे तो वही 15 लोगों का एक समूह जो मलयालम इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहा है वही आके इस मामले को देखेगा और कहीं भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, मलयालम इंडस्ट्री के लिए इस तरह के न्यायाधिकरण की जरूरत है? हरिमोहन कौशिक जी सर, जब तक कंप्लेंट ही नहीं जाएगी तब तक न्यायाधिकरण या न्यायपालिका भी क्या कर लेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इनके 15 पॉइंट्स की जो रिकमेंडेशंस है उन्हें देखें या शिकायतें हैं उन्हें देखें, तो उसमें एक शिकायत ये भी है कि एक्ट्रेसेस जो हैं वो खुलासे करना भी नहीं चाहती, बताना भी नहीं चाहती, यहाँ तक कि उनको उनके करियर की, उनके फैमिली का डर होता है। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि ये जो नेक्सस बना होता है, ये अपना पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग करके बैठता है, उसको डरा के बैठता है कि उस एक्ट्रेस को चूंकि अब आज तक नहीं निकालने देता। आप जितने मर्जी वो बना लेंगे, क्या कहते हैं उसको, न्यायाधिकरण बना लीजिए, उसमें जब तक कंप्लेंट ही नहीं जाएगी तो क्या न्यायाधिकरण किसी के पास जाकर खुद पूछेगा कि आपका कोई सेक्सुअल बेहद अहम बात कह रहे हैं हरिमोहन कौशिक जी, आप बेहद अहम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक साफ है कि सरकार को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा।
पैसों के मामले में, सैलरी के मामले में भेदभाव किया जाता है। अगर मेल आर्टिस्ट है उसको ज्यादा पैसा, फीमेल आर्टिस्ट है उसको कम पैसा, फीमेल हीरोइन है उसको कम पैसा, मेल हीरो है उसको ज्यादा पैसा। इस तरह की चीजें बॉलीवुड में भी देखी जाती हैं, ये चीजें हॉलीवुड में भी देखी जाती हैं। इससे कैसे निपटारा पाया जाएगा, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? हरिमोहन कौशिक जी। सर देखिए, मैकेनिज्म इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, टोटली एक प्राइवेट बॉडी है, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री है। प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर इसकी जो रेगुलेशंस हैं वो भी प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसी के लोग हैंडल करते हैं। अब आप सोचिए, जज भी वही है, गुनहगार भी वही है, जो जिनका काम चल रहा है पैसे वाले भी वही है, हर चीज वही है। और प्रॉब्लम ये है, ये इतनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है कि इसके अंदर मैं और आप अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। वहां पर आ जाती है बात नैतिकता की। तो क्या यहां पर नैतिकता है? तो जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल सिंपल मैनर में, सर नैतिकता के ऊपर जब मामला आकर टिकता है तो जो नैतिक लोग हैं इस अनैतिक इंडस्ट्री के अंदर, उनको दबा के रखा जाता है, उन्हें दूध में से मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। अब सवाल आता है सॉल्यूशन का। सर सॉल्यूशन कहीं ना कहीं, एक भी अगर कंप्लेंट आ जाए, सॉल्यूशन सिर्फ एक है, एक भी अगर कंप्लेंट आ जाए तो तुरंत कार्रवाई की जाए, बड़े से बड़ा नाम क्यों ना हुआ उसको गर्दन उठा पकड़ के जेल में डाला जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहां हमारा जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि एक एक मुकदमे पे अगर 32-32 साल लगा दिए जाते हैं सजा सुनाने में या इन्फ्लुएंस के मामले में और उसको दबाने के मामले में, तो सर उसके बाद हम और आप बात करते रहेंगे, हरिमोहन कौशिक जी, बनती रहेंगी। हरिमोहन कौशिक जी, सवाल बस इतना है कि जो सेक्सुअल फेवर लेने की बातें होती हैं वह इस तरीके से की जाती हैं जैसे लगता है बहुत आम चीज है, यह चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। हम लोग मान सकते हैं कि जो लड़की हीरोइन बनने जा रही है कॉम्प्रोमाइज करेगी ही करेगी। इस तरह की मानसिकता से कैसे उभरा जाए? सर इस तरीके की मानसिकता से उभरने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, औरत को, लड़की को प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट करना बंद किया जाए, उसका अपोज किया जाए। सर जितनी हम एड्स देखते हैं उस एड्स के अंदर लड़की को एक प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है और वो हमारी मानसिकता को विकृत कर रहा है। दूसरा, जुडिशियल सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर है कि कल्प्रिट की गिरेबान तक नहीं पहुंच पाता और कल्प्रिट अपनी बड़ी पहुंच के चलते मैनिपुलेट कर जाता है। जब तक ये सारे सिस्टम ठीक नहीं होंगे, मैनिपुलेशन प्रूफ नहीं होंगे, हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से मलयालम अभिनेता दिलीप, जो अभिनेत्री के आरोपियों में से एक थे, अभी तक बचे हुए हैं। अब सवाल दीपाली सैनी ये उठता है कि जब सरकार और कानून आपकी तरफ आती है तो कहीं न कहीं इंडस्ट्री में दोबारा काम पाने की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि वह आदमी या जो आरोप लगाता है वह अपने आरोपों से मुकर जाता है। इसके बाद बताइए सरकार के पास, कानून के पास क्या विकल्प बचता है? दूसरा, आप खुद भी अभिनेत्री रही हैं, आपको क्या लगता है क्या सुधार होना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपने जो सर ने कहा मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है ना, हम कभी अगर हम कोई पॉइंट रेज करते हैं तो उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम लोगों की पेमेंट साइकिल 90 डेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी आर्टिस्ट को दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी दिया जा सकता। तो अगर हम लीगली कई बार अगर अपनी पेमेंट की डिमांड करते हैं तो हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है अपनी रेस फाइट करने का या फिर अपनी पेमेंट को जल्दी पाने का। 90 डेज का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो 90 डेज में कभी पेमेंट आपको रिसीव नहीं होता है, कई बार तो 2-2 साल लग जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी अभी फिलहाल एज प्रेजेंट इस कस्टमर से जूझ रही हूँ। मेरी जगह पेमेंट ऐसी पड़ी है जो मैं लास्ट ईयर कर रही थी 2 years एंड स्टिल आई डिडंट गेट माय पेमेंट। और इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। मैंने 1-1.5 साल काम किया, खुद की जब से ट्रैवल किया एंड स्टिल मेरा कम से कम लाखों रुपया एक जगह फंसा हुआ है। दूसरी बात आती है शोषण की, तो वैसे ही शोषण का भी है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हम किसी चीज के लिए कोई एक्शन या कोई पॉइंट रेज करना चाहते हैं तो कई बार तो एक्टर लोग ये सोच के चुप बैठ जाते हैं कि अरे मैं इस वीडियो के साथ में अगर अगली फिल्म या अगला कोई काम करना चाहूंगा या चाहूंगी तो मुझे शायद आगे काम नहीं मिलेगा, मेरा सालों का करियर ठप हो जाएगा, शायद मैं इसके डेज और काम कर सकता हूँ। तो
वो मुझे नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपकी सुनी नहीं जाती है। आप कहाँ, आपके लिए क्या ऐसी कौन सा ऐसा लॉ बनाया गया है कि ये जो सिनेमा इंडस्ट्री है यहाँ पे अगर लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर हमारी फील्ड में या हमारे काम से रिलेटेड या हमें सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो हम कहाँ जाके उसकी लोग किन लोगों को जाके लिए किन लोगों के पास इस चीज की जाकर गुहार लगाएं? जी, अभी मैं बात कर रहा था अपने सहयोगियों के साथ, तो उन्होंने कहा सर ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस इंडस्ट्री में जो अंधाधुंध पैसा दिया जा रहा है वो काबिलियत देख के नहीं, खूबसूरती देख के, ग्लैमर देख के दिया जाता है, चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो। और इतना पैसा दिया जाता है कि कोई सामान्य आदमी नौकरी कर रहा होता है क्लास 1 क्लास 2 तो उतना पैसा नहीं कमा पाता है जितना 30 या 60। इंडस्ट्री में एक से खूबसूरत लड़के और लड़कियां पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जाओ अपना ग्लैमर दिखाओ, दुनिया भर का पैसा आपके ऊपर कोई उड़ा के चला जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। और ये ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। आई डोंट नो ये मतलब लोगों को कहाँ से है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ और मैं भी यही काम कर रही हूँ। जहाँ अच्छी चीजें हैं, जहाँ बुरी चीजें हैं, वहाँ अच्छी चीजें भी हैं कि आपके टैलेंट को, आपके एक्सपीरियंस को, आपका पास्ट देख के, जैसे आप कोई भी फील्ड में अगर जॉब करते हैं तो आपका प्रीवियस सैलरी देख के आपको आगे पेमेंट की जाती है। वैसा ही इंडस्ट्री है कि आपका पास्ट और पास्ट बजट देख के आपको प्रेजेंट में काम किया जाता है। फ्यूचर में आपकी प्रेजेंट को देखकर आपको आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो पेमेंट्स हैं, आपके जो डेज हैं, वो उसके हिसाब से प्लान की जाती है। बट आई थिंक ये आपका एक एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है। और दूसरी बात ये है कि ऑफकोर्स इंडस्ट्री में पैसा है, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए उतनी ही जद्दोजहद और उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ता है। हरिमोहन कौशिक जी, ये जो इंडस्ट्री में पैसों की बरसात होती है उसके बाद ये सब आरोप बड़े छोटे दिखने लगते हैं, इससे आप सहमत हैं? सर देखिए, पैसा आज के दिन जिस तरीके की दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें एक बात को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तरीके से बताया जाता है कि भाई पैसा सारी समस्याएं नहीं तो 90% समस्याएं खत्म कर देता है। और जिस तरीके की ग्लैमर वाली लाइफ जी रहे होते हैं या हीरो हीरोइनों को देख रहे हैं, बाकी चाहे वो अंदर रो के आया हो, बाहर चिकना चुपड़ा दिखाई देता है, तो हर कोई चाहेगा मेरे को वैसी लाइफ चाहिए। अब इसके लिए पैसा ही मायने रखता है और वो पैसा कुछ के पास बरसता है और वो अल्टीमेट टारगेट तो वही है। और यहीं से सारे खेल की जड़ शुरू होती है। जो बैठा हुआ है वो कह रहा है सारी पावर मेरे पास होनी चाहिए और मैं शेयर नहीं करूंगा, और जो नया है वो कोशिश कर रहा होता है, तो कोशिश करने वालों को पहले ही इतना एक्सप्लॉइट करके, डीमोरलाइज करके निकालने की एक प्रक्रिया होती है। अब मेल्स जो है उन्हें तो डीमोरलाइज करके निकाला जाता है, फीमेल्स जो है उन्हें यूज करके, जो टैलेंटेड होगा और कोई अच्छे लोगों से मिल गई तो वो आगे बढ़ गई, वरना तो साहब सीधी सी बात ये है, इनको यूज करके यूज एंड थ्रो की फॉर्मेट में। तभी अगर हम बॉलीवुड को भी देखें तो 30 साल में कितने नए एक्टर और एक्ट्रेसेस को हम मेन लीड रोल्स में देख पा रहे हैं। सर ओटीटी ने इनको रोजगार दे दिया, वरना आज का हाल ये है कि लिटरली मेरे को 20 साल में याद नहीं आ रहा कि कोई नया हीरो आया हो। हाँ, इतना पक्का है कि जो एस्टेब्लिश्ड हीरो है वो पुराने वाले हीरो या एक्ट्रेस जो भी होती है उनके सीन और कटवा देते हैं कि ये जो अच्छा सीन इसने किया ये कार्टून, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। तो सर वो नेक्सस तो चलता रहता है, वो सारा चलता रहता है। दीपाली सैनी जी, जल्दी से आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, 30 सेकंड में जवाब चाहेंगे कि अगर कोई नई लड़की आती है तो उसके लिए आपको क्या सलाह है, इस इंडस्ट्री को कैसे फेस करें? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप अपनी स्वेच्छा को अपनी इच्छा मत बनाइए, मजबूरी और मंजूरी के वो जो थिन लाइन है उसके बीच में मत फंसिए। आपका जमीर जिस चीज के लिए गवाही देता है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे हर लड़की का बायोडेटा तैयार हो जाता है। ये कॉम्प्रोमाइज वाली है और ये क्लीन वर्क वाली है। तो वो जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो दे दिया गया है आज के टाइम पे, उनका एक डेटा तैयार होता है और उनकी प्रोफाइल एक अलग तरीके से सेंड की जाती है, क्लीन वर्क वालों से एक अलग तरीके से सेंड की जाती है। तो मैं जितनी भी न्यू कमर लड़के और लड़कियां इंडस्ट्री में आ रहे हैं उसकी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जहाँ जो चीज गलत लगती है उसके लिए आवाज उठाएं और ना बोलना सीखें। अगर आपकी मंजूरी नहीं है तो उस चीज को मजबूरी मत बनने दीजिए किसी और की। चलिए, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।